इन्वेस्टर समिट के लिए दिल्ली से जारी होगा कर्टेन रेजर। कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़े उद्योगपतियों से भी करेंगे मुलाकात। भाजपा युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी सीएम धामी का जन्मदिन। 16 सितंबर को प्रदेश भर में आयोजित होंगे धार्मिक और खेल कार्यक्रम। महिला कार्यकर्ता मंदिरों में करेंगी पूजा। उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। शासन ने 8 आईपीएस अधिकारियों के किए तबादले। अजय सिंह बने देहरादून के नए कप्तान। प्रदेश में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। दून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून में लगातार जारी है बारिश का दौर। नमस्कार, मैं हूं उदय। IND 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जारी करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कर्टेन रेजर। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली में बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही उत्तराखंड में दिसंबर में हो रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो धामी सरकार का 2.50 लाख करोड़ का निवेश जुटाने का लक्ष्य है। साथ ही निवेशकों को आमंत्रित करने कई देशों में जाएंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जारी करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कर्टेन रेजर। तो आज दिल्ली में बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है और सीएम धामी का लक्ष्य है 2.50 लाख करोड़ निवेश का। तो करीब 2.5 लाख करोड़ निवेश जुटाने का लक्ष्य है धामी सरकार का। और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए कई देशों में भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जारी करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कर्टेन रेजर। तो आज दिल्ली में कई बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विना सूद जुड़ चुके हैं। विना, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में हैं और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। क्या अधिक जानकारी सीएम धामी के दौरे को लेकर? अगर बात की जाए तो इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो है आज बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की जानी है, जिसको लेकर के जो है खुद प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और हम लोग खुद इस दौरान जो है मौके पर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो उत्तराखंड में यहाँ पर बात की जाए तो इन्वेस्टर समिट जो है यहाँ पर किया जाना है, उसकी तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार तैयार है। और इस दौरान जो रोड शो भी लंदन में मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर किए जाने हैं। जी, अगर बात करें तो ये बताया जा रहा है कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए कई देशों का दौरा भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिस तरीके से यहाँ पर आयोजित की जा रही है, ऐसे में जो निवेशकों की अगर बात की जाए तो निवेशकों को भी जो है आमंत्रित करने का जो कार्य है वो यहाँ पर धामी सरकार करने वाली है। क्योंकि इस दौरान वो विदेश में जाकर के जो है वहाँ पर जो निवेशक हैं उनको उत्तराखंड आने के लिए और निवेश करने के लिए जो है आमंत्रित करने वाली है। और 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य है वो यहाँ पर इस दौरान रखा गया है। वहीं अगर अभी तक की बात की जाए तो समिट के पहले का जो आंकड़ा है वो 2200 करोड़ का जो समिट की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर जो है इन्वेस्ट यहाँ पर निवेशकों द्वारा किया जा चुका है। जी, अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रदेश में जब कोई उद्योग स्थापित होता है तो उस प्रदेश में रोजगार के नए अवसर बढ़ते हैं। और हम देख रहे हैं कि लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए पहल करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि उत्तराखंड में रोजगार के नए अवसर पैदा हो, नए उद्योग लगे और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर धामी सरकार की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से धामी सरकार कार्य कर रही है, वो यहाँ पर जो है काफी अच्छा जो कार्य है इस दौरान धामी सरकार का रहा है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में होना जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो यहाँ पर उद्योग जो लगाए जाएंगे और जो बेरोजगारों की अगर बात करें तो बेरोजगारी को लेकर के जो है यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो जो यहाँ पर इस पर भी जो है रोक लग पाएगी, क्योंकि जो युवा है, युवाओं के लिए पलायन लगातार जो है पहाड़ों से रहता है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी जो है यहाँ पर ये होगा कि इसका फायदा जो है यहाँ पर इन्वेस्टर समिट होने के बाद में जो है यहाँ पर युवाओं को भी मिल सकेगा। और जनता की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जनता पूरी तरीके से जो है यहाँ पर धामी सरकार के कार्यों को विशेष तौर पर देख रही है और सराह रही है। जी, अगर बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि किसी भी प्रदेश का एक देश के जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है जब उस प्रदेश में कई जो उद्योग स्थापित होते हैं। खासकर उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्यों में हम देखते हैं कि जो पहाड़ी राज्यों के जो लोग हैं वो उद्योग ना होने के चलते, रोजगार ना मिलने के चलते दूसरे प्रदेशों की ओर रुख करते हैं। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है वो प्रदेश की जनता की भलाई के लिए और उद्योग स्थापित हो ताकि जो रोजगार है उसके नए अवसर बढ़े, उसके लिए लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, निवेश को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से जो पहाड़ है, पहाड़ों में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो लगातार बेरोजगारी से जो है जूझते हुए नजर आ रहे हैं और पलायन की जो स्थिति है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में धामी सरकार लगातार प्रयासरत है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर युवाओं को मौका मिल सके कि जो है उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। और ऐसे में यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन यहाँ पर इस दौरान यहाँ पर जो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा फायदा जो है उत्तराखंड के युवाओं को भी इस दौरान यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो देखा जाए तो जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड में निवेश करने के लिए यहाँ पर तैयार है। और उत्तराखंड सरकार पूरी रणनीति के साथ जो है यहाँ पर निवेश की अगर बात की जाए तो उनसे आमंत्रित करने के लिए लगातार यहाँ पर टच में है। जी धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में उद्योगपतियों से लगातार बातचीत कर निवेश को लेकर जो है बात कर रहे हैं। चलिए रुक करते अगले खबर का, जहां मसूरी व्यापार मंडल ने श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में मसूरी के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के 23 विद्यालयों के 315 छात्र छात्राओं को 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया है। इस दौरान सम्मानित होने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लेखक गणेश शैली ने कहा कि 1834 में उत्तर भारत का पहला स्कूल मसूरी में खुला। तब मसूरी को एडिनबरा ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। तब से लेकर अब तक मसूरी शिक्षा का केंद्र है और दूर दूर से यहाँ छात्र छात्राएं शिक्षा के लिए आते हैं। देहरादून सचिवालय में गए तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बैठ के उनसे बातचीत हुई, तो जो मांगे हमारी थी तो सरकार द्वारा मान ली गई। और उन्होंने तुरंत इसके लिए जो हमने मुकदमों की बात आई तो उसके लिए हमने फिर उनसे निवेदन किया था मुख्य सचिव महोदय से, तो उन्होंने कहा मैं डीजीपी महोदय से बात करूंगा। और हमें 100% उम्मीद है कि इसे बहुत लंबा ना खींच के माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की बात को दिल से लेते हुए इसे समाप्त करेंगे। इस क्षेत्र के वो किसान जिन्होंने बहुत दम से इस लड़ाई को लड़ा और मैं समझता हूँ जिस तरह की सरकार ने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए, तो आज हमें सबको बस एक हमारी तरफ से तो एक छोटा सा एक पहल है कि उन लोगों के साथ हम खड़े रहे हैं। और अगर सरकार आगे भी इस तरह का कोई कृत्य करती है तो हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। और आगे अगर ये मुकदमे जो सरकार ने वादा करा है वापस करने का नहीं लेंगे तो हम सड़कों पर दोबारा होंगे। थाना कनखल के जगजीतपुर की बालाजीपुरम कॉलोनी की सड़क पर पुल बनाकर अवैध निर्माण करने के मामले में स्थानीय कॉलोनी वासियों ने प्रदर्शन किया है। कॉलोनी वासियों ने विधायक आदेश चौहान का पुतला फूका है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति मंजीत वालिया ने अपने सामने आमने के मकानों को जोड़कर अवैध रूप से पुल का निर्माण किया है और जिसकी शिकायत कॉलोनी वासियों ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और नगर निगम को की है और अपने स्थानीय विधायक को कई बार की है, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी अवैध निर्माण पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां सड़क के आजू बाजू के जो 2 मकान हैं उनके ऊपर से एक ब्रिजनुमा पुल बना दिया गया है ताकि एक साइड से दूसरे साइड लोग जो हैं वो आसानी से निकल सके। ऐसे में रहवासियों ने इस बात का विरोध जताया है।
तो कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारा कारण ये था कि जगजीतपुर में लक्सर रोड हमारी कॉलोनी है, बालाजीपुरम में हमारा मकान है और वहाँ पे एक अवैध अतिक्रमण हो रखा है। लगभग 2.5 महीने पहले हमने नगर निगम में शिकायत दर्ज कर रखी है। 13 जुलाई को, अब से आज से पूरे 2 महीने पहले नगर निगम ने 3 दिन का नोटिस देके उसको जारी कर दिया था। विधायक जी को हमने उसी दिन, जिस दिन यहाँ पे हमारा विरोध हुआ था फर्स्ट टाइम पे, उसी टाइम हमने विधायक जी को व्हाट्सएप करा, उनसे संपर्क करने की कोशिश करी। ना तो उन्होंने कोई फ़ोन उठाया और ना कोई मैसेज का रिप्लाई किया। और उसके बाद न्यूज़पेपर में भी आ चुका है ये, लेकिन विधायक जी अभी तक सोए हुए हैं। तो समस्या यही है, 2-2.5 महीने से ये पुल का हमने कार्रवाई कर रहे हैं और MNA साहब को भी लगभग हमने सारी जगह रिपोर्ट करा दिया, RDO में भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कि बताया जा रहा है कि आदेश चौहान जी का हाथ इनके पीछे, इनके सपोर्ट में है, तो इस वजह से कोई कार्रवाई अधिकारी नहीं कर पा रहे। लेकिन जो अवैध है उसको हटना चाहिए। वैध है तो रहने दो, अवैध है तो हट जाए, उतना आदेश चौहान जी का। हम बालाजीपुरम के निवासी हैं। काफ़ी टाइम से यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है और हम म्यूनसिपल पार्टी में उसमें जाके कंप्लेन भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ ये एक गुंडागर्दी का मामला है, जो कहने का मतलब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और हम काफ़ी टाइम से परेशान हैं और अधिकारियों के चक्कर भी काट रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई, इस पे तुरंत कार्रवाई हो। अतिक्रमण पुल बना रखा है काफ़ी टाइम से, और फिर अगर अब भी अतिक्रमण नहीं हटा तो हम आंदोलन शुरू करेंगे। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट मौजूद रहे। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने के लिए पार्टी अभी से जुट गई है। जनता पार्टी हर चुनाव के बाद अगले अपने कार्यक्रमों की दृष्टि से चुनाव की तैयारी में रहती है। मुख्य रूप से हमारी लोकसभा की बैठक कल से हमने प्रारंभ की है। आज नैनीताल लोकसभा की बैठक है। 2 चरणों में बैठकें हुई हैं। प्रथम चरण में हमने यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद से उनका बैठना हुआ। समाज के बीच में ऐसे विषय, जिन विषयों को आगामी दिनों में सरकार के माध्यम से उनका समाधान किया जा सकता है, क्षेत्र की समस्याएं हैं और अन्य राजनीतिक मुद्दे क्या क्या उस क्षेत्र में चल रहे हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र में, उस पर हमारी चर्चा हुई है। सेकंड चरण में हमारी सबसे छोटी इकाई है मंडल के महामंत्री, उस ऊपर के कार्यक्रम से हम बैठने वाले हैं। लोकसभा स्तर के हमारे सम्मेलन हो रहे हैं कि जो हमारे मंडल हैं उनके अध्यक्ष, महामंत्री और जिले के पदाधिकारी सिंहावलोकन करते हैं। हम पिछले क्या काम किए, आगे जो पार्टी हमको दायित्व देगी या कार्यक्रम आएंगे उनको कैसे पूरा करेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी बातें बता दी हैं। तो ये रूटीन की बैठकें हमारी होती ही होती हैं। हम लोग अपने कार्यकर्ता का हमेशा ध्यान रखते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही ऐसा है कि बूथ जीता चुनाव जीता। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को सैन्य धाम के निर्माण कार्य को दिसंबर तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान सैन्य धाम पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों की क्लास ली। अधिकारी मंत्री के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। बिजली, पानी के कनेक्शन के साथ ही निर्माण कार्य को धीमी गति से चलने पर मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि सैन्य धाम का निर्माण दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धार्मिक सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा करने का सौभाग्य, जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, क्योंकि ये जनभावनाओं से जुड़ा हुआ ये काम यहाँ पर हो रहा है और मुझे जो दृश्य दिखाई जाए, तेजी से ये काम हो रहा है। मुझे कार्यकारी सत्ता के अधिकारियों ने, क्योंकि लगातार इस बार बारिश 14 तारीख के बाद बारिश बंद हो जाएगी और मैंने इनसे कहा कि आप डे नाइट काम करें और दिसंबर माह तक किसी भी हालत में हम इसको पूरा करेंगे, ताकि नव वर्ष में हम इसको वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को समर्पित करें। देश के स्मारकों का अध्ययन करने के बाद हम इसको बना रहे हैं, तो सबसे बेहतर ये बनेगा और सब लोग उसको देखेंगे।
उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। तो लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। सीएम धामी के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी जाएंगे, जो सीएम धामी के साथ निवेशकों से बातचीत करेंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और आबू धाबी में रोड शो होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ाने से पलायन भी रुकेगा। इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी, उन देशों में भी जाएंगे। एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं। और हमारा ये है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। और अभी भी जो है काफ़ी सारे निवेशक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियाँ बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है, चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएँ और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएँ। सिंगल विंडो सिस्टम को भी सरल किया है, या जो भी परेशानियां इंडस्ट्री समूह को आती थी ऐसा संवाद करके उनको भी हम लोगों ने सरल किया है, उनका समाधान। तो पिछले 2 सालों से उत्तराखंड के सतत विकास में सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिया जाने वाला SDG गोलकीपर अवार्ड इस साल 17 संस्थानों को दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अवार्ड पाने वाली संस्थाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को पाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग रहेगा। दरअसल UNDP ने देश के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें से उत्तराखंड ने 17 लक्ष्यों को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेश में अलग अलग समितियों का भी गठन किया गया है, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रही हैं। और इन समितियों और संस्थाओं को अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। विकास का लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक वो था, और हमारे देश में भी, कि हमको 2030 तक अपने 17 गोल्स और 9 थीमें जो हमें दी गई हैं उसको हम अचीव कर रहे हैं। इसको हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए, फिल्में बनाकर और कम्युनिटी बेस्ड काम करके, कम्युनिटी रेडियो के जरिए हम इसको प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे 16 नंबर का जो शांति, न्याय और बेहतर गवर्नेंस जो चला रही हैं उन संस्थाओं की तरफ से सम्मानित किया गया है। बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ, और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पहाड़ के खासतौर से जो दूरस्थ गाँव हैं, जैसे पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, तो वो बॉर्डर के जो गाँव हैं हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ की महिलाओं और युवाओं को सशक्त कर 2030 तक हम सब लोग मिलकर कैसे इस लक्ष्य को पार कर पाएंगे, इसके लिए अपनी बेहतर भूमिका दे रहे हैं। जनपदों में SDG की ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेजी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आए। वैसे हमारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में। उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दम भरती है, लेकिन अस्पतालों की लंबी लंबी लाइनें और कतारें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि जिले के सबसे बड़े दून अस्पताल में ब्लड टेस्ट के लिए लगी लंबी कतारें लगी रहती हैं। सिंगल विंडो होने के कारण बीमारों के परिजन घंटों इंतजार करने को मजबूर है। मामले में जब चिकित्सा अधीक्षक से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में दूसरी विंडो भी खुल जाएगी। सूत्रों की माने तो मरीजों की बड़ी संख्या अस्पताल के लिए चुनौती बनती जा रही है। एक दिन में करीब 8,000 के करीब मरीजों की जांच की जाती है और जिस कारण ब्लड रिपोर्ट भी देर से मिलती है। अभी हम मैडम से बात कर रहे थे, एक मैडम यहाँ पे बाहर खड़ी, इधर हमारे आगे खड़ी थी, उन्होंने अंदर से रिपोर्ट ली, तो अभी भी 2-3 काउंटर होना चाहिए। हम तो लड़की को डेंगू हो रखा है, उसका टेस्ट कराने आए। यहाँ तो मेरे को 4 घंटे हो गए, अभी तक और नहीं आई। अब मैं डॉक्टर को क्या दिखाऊं? अब मुझे क्या पता है कि प्लेटें घट रही है बढ़ रही है। परसों से अभी रिपोर्ट नहीं आई है। मेरे पति को डेंगू है,
अगर 2 होती तो इतनी भीड़ क्यों होती। ओपीडी करीब 500 से 600 ओपीडी जा रही है, तो बहुत सारे मरीजों में जांच लिखी जाती है जहां पर वो एक डेंगू की जांच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो ऐसे केस में जहां हमारे पहले 2 से 3 हज़ार टेस्ट होते थे, इन दिनों वो 7 से 8 हज़ार तक टेस्ट पहुंच जा रहे हैं। तो इसमें लाइन ना लगे, इसके लिए हम बहुत जल्दी एक जो हमारा फ्लू ओपीडी कंटेनर आप लोगों ने देखा है नीचे है, तो हम रिपोर्ट का सिस्टम उधर करने जा रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर वो बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। और कलेक्शन सेंटर भी किसी एक फ्लोर पर और उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। थोड़ी सी मैन पावर की प्रॉब्लम हमारे पास अभी है। जैसे ही वो नए लोग आएंगे तो वो हम सुविधा बहुत जल्दी प्रदान करने के लिए हम लोग सभी लोग इसके लिए इच्छुक। रुड़की के ढंडेरा नगर पंचायत क्षेत्र के राजविहार कॉलोनी निवासी मुख्य सड़क के पुलिया क्षतिग्रस्त होने से परेशान हैं। लोगों के कहना है कि उन्होंने बार बार पुलिया को दुरुस्त कराने की मांग की है, लेकिन ईओ संजय रावत ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद लोगों ने क्षतिग्रस्त पुलिया के सामने एकत्र होकर प्रदर्शन किया और लापरवाह ईओ के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं ईओ संजय रावत ने बताया कि बरसात के समय सड़क पर बनी पुलिया का एक हिस्सा पानी निकालने के लिए हटाया गया था और साफ सफाई कराई गई थी। पुनः क्षतिग्रस्त पुलिया को ठीक कराया गया है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।